ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ एंड करंट अफेयर इस्लामाबाद से आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज का हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट यौम आज़ादी के सिलसिले में है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। भरपूर जोश व जज्बे और मिली यगानियत के साथ ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद यकीनन 14 अगस्त 1947 की यादों को ताज़ा करना है, इजहार यकजहती करना है। इसके साथ साथ तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे बानियान की कुर्बानियों की। ये दिन हमें याद दिलाता है इस मादरे वतन को हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को, अपने बानियान की कुर्बानियों को। इसके साथ साथ आज का पाकिस्तान हकीकी मायनों में हमारा पाकिस्तान कैसे बन सकता है, इसमें हमारा किरदार क्या है, आज के इस पॉडकास्ट में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा, उस पाकिस्तान को आज हम हकीकी मायनों में पाकिस्तान के मतलब के तहत कैसे लेकर चल सकते हैं। अपने बच्चों की तरबियत में वो कौन कौन से एसेंशियल्स इनकलकेट कर सकते हैं कि जिसके तहत हम कह सकें कि ये है हमारा पाकिस्तान जिसको हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर हासिल किया। इस मादरे वतन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसकी तरक्की में किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मार्का हक यानी कि 10 मई 2025 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती कामयाबी कहें या दिफाई लिहाज से कामयाब हैसियत से उभरा, यकीनन एक नई जहद का आगाज हुआ जिसने दुनिया को बावर कराया कि हम सिफारती सतह पे, दिफाई सतह पे कामयाब हैं और हम अपने फतह करना, हम अपने हक का दिफा करना जानते हैं। हमने इस कामयाबी के बाद जब दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बल्कि हम तो दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम तो दुश्मन का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब कौमी सलामती पे बात आती है तो दुश्मन के दांत कैसे खट्टे करने हैं और उसको नाको चने कैसे चबाने, हमने मार्का हक के बाद ये दुनिया को बावर करवाया। और इसके बाद से जिस तरह से सिफारती सतह पे कामयाबियां समेटी पाकिस्तान ने, उसका भी हम तस्करा करेंगे। और दिफाई लिहाज से जो कामयाबियां हमारे सामने हैं, चाहे हम 17 सितंबर 2025 के SMDA माहिदे की बात करें जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया, जिसके तहत एक नई जहद का आगाज हुआ और दिफाई सतह पर हम एक नई उम्मीद के साथ उभरे कि अब हम दुनिया के सामने अपनी दिफाई सलाहियतों को बावर करवा सकेंगे। इसके बाद हमने देखा कि अब जो एक नई कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी, अगर हम थोड़ा सा इसमें तस्करा करें अमेरिका ईरान जंग का, जिस तरह से पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करके सिफारती कामयाबियां समेटी, यकीनन दुनिया उसको याद रखेगी। और इसके बाद एक नई जहद, एक नई उम्मीद की किरण का आगाज होता है जब हम देखते हैं 7 अगस्त 2026 को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आता है और पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान ये माहिदा तय पाया है। दिफाई तर्ज का ये माहिदा है जिससे एक नई तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन हुआ बल्कि तरक्की और कामयाबी भी पाकिस्तान ने समेटी। इन तमाम तर चीज़ों को आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेहमानी गिरामी जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से, आगाज़ होगा जश्न आज़ादी पाकिस्तान। 79वां जो है ये यौम आज़ादी हम मना रहे हैं भरपूर मिली यगानगत और मिली जोश व जज्बे के साथ। तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों का और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि 2 सीनियर मेहमान गिरामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे, बेहद शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। तारीख की बात हो रही है, तारीख के झरोकों को याद करने की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तारीख दान हमारे साथ ना हो। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे, आपको हिस्टोरियन हैं आप और आपसे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में सर आपसे करना चाहूँगी, यौम आज़ादी पाकिस्तान, जश्न आज़ादी पाकिस्तान, इसके हवाले से फरमाइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब भी हम 14 अगस्त की बात करते हैं, हम हमेशा एक दफ़ा माजी को रिविज़िट करते हैं और हम ये क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं कि क्या ये फ़ैसला ठीक था। तो अगर आज का इंडिया देखिए
तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान जो हैं ऑफिशियली 14.5% हैं, जी। अनऑफिशियली कहते हैं कि 18 से 25% है। हायर एजुकेशन में लेस देन 3% है, और जो हायर जॉब्स हैं उनमें लेस देन 3% है। इस वक्त जो वो हुकूमत पार्टी कर रही है उसका एक भी एमपी जो है वो मुसलमान नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को सामने रखिए तो मेरे ख्याल में वो फैसला जो था हमारे बुज़ुर्गों का, जो उन्होंने हमारे बारे में किया, वो ठीक था। और आज अगर हम अपने हालात की तरफ देखें, जिस मेरे ख्याल में फरावानी के साथ हम रहते हैं, रिसोर्सेज की फरावानी है, इतना खूबसूरत स्टूडियो जो है, मेरे ख्याल में ये इस बात की गारंटी है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। बिल्कुल। और अगर हम अलहदा ना होते, हम आज़ाद ना होते, हमने दो ताकतों से एक साथ आज़ादी ली, हमने अंग्रेज़ से भी और हिंदू से भी आज़ादी ली, और आज दोनों ताकतों से आज़ादी के बाद हम एक बेहतर पोजीशन में हैं। आज हम अपने फैसले खुद करते हैं, बिल्कुल। गलत करते हैं, ठीक करते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हम उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। बिल्कुल। हम जिस तरह की भी अपनी हैयत कदा बनाना चाहें बना सकते हैं। यकीनन ऐसे ही। हमें ये आज़ादी है जो कि शायद दुनिया में किसी और जगह नहीं है। आपको यहाँ पे किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर आज भी लोगों से उनके दादा परदादा के पते पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान में आपसे नहीं पूछे जाते। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी भी फ़र्द को अगर सिर्फ इस आज़ादी को सामने रखे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सामने रखे जो इन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पास हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है। यकीनन बेहद खूबसूरत बात आपने की डॉक्टर शहजाद कैसर साहब। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह से हम पुरजोश हैं जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाने के लिए, हर तरफ हमें सब्ज़ परचम की बहार नज़र आती है। गो के ये रंग बहुत खूबसूरत रंग है, ये यगानियत का रंग है, ये बहार का रंग है, ये दिल की खुशी का रंग है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कमी रह जाती है। वो जज्बा हुब्बुल वतनी आज के दौर में रिवाइव करना कितना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाक़तन जज्बा हुब्बुल वतनी की कमी है। आप ज़रा 65 से लेके अभी तक देखें, जितनी जंगें हुई हैं उसमें पब्लिक का हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। 65 की जंग में अगर आप देखें तो आपको इमेजेस नज़र आते हैं जो कि लोग ख़ुद बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आप सिंध में देखें, वहाँ पे हुर मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने ख़ुद अपने आप को पेश किया कि हम सामने आते हैं। आप देखें कि लोगों ने फ़ौज के लिए फ़ंड इकट्ठा किया, लोगों ने कपड़े, राशन, कौन सी चीज़ नहीं थी। उस वक्त से लेके अभी तक आपको जितने क्राइसिस नज़र आते हैं, हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, थोड़ी रीसेंट आ जाते हैं, क्योंकि आज की नस्ल जो है उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये जो अभी कहा जाता है कि नहीं जी पाकिस्तान में तो बड़ी सारी डिविजन्स हैं, वो डिवीज़न कितनी ज़रूरी हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप देखें कोरोना में क्या पाकिस्तान में कोई भूखा मरा? कोई भी नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ पे उस वक्त 24 करोड़ लोग हैं, लेकिन लोगों ने किस किस तरह से दूसरों तक राशन पहुँचाया। और मैं आपको आई विटनेस अकाउंट बताता हूँ कि कुछ घरों में इतना राशन पहुँच गया कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब आप हमें ना दें, इतना है कि पूरा साल खा लेंगे। ये वही कौम है, वही लोग हैं। उसके बाद आप अभी देखें जो मार्का हक हमारा चल रहा है, आप ज़रा इसको देखें तो उसमें लोगों का जोश खरोश, बल्कि एक आपको बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर देखने को मिलती है कि एक इंडियन ड्रोन को एक सिपाही के साथ एक आम शहरी जो वो भी निशाना बना रहा है। ऐसा नहीं है। ये जो आइडेंटिटीज़ की हम बात करते हैं, आइडेंटिटीज़ दुनिया में हर जगह पे हैं, ज़ुबानें पाई जाती हैं, डिफरेंट कल्चर पाई जाते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। उस डाइवर्सिटी के अंदर एक यूनिटी है। सही। और वो यूनिटी क्या है? एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। अब हम अगर एकेडमिया के सेंस में देखें तो दुनिया के बड़े कल्चर्स के अंदर सब कल्चर पाए जाते हैं। बिल्कुल।
तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप इनको अगर देखें तो ये हुब्बल वतनी की कमी नहीं है, कोई अपने कल्चर को लेके आ रहा है। एक्चुअली उसका कल्चर है, वो उस पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ब्लेंडेड है। ठीक। और उस ब्लेंड को इस नई नस्ल को भी समझने की ज़रूरत है, और इस बात को हमें रिविज़िट करने की भी ज़रूरत है कि जब कायद आज़म ने पाकिस्तान का नारा लगाया तो उस नारे की बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान इज़ फॉर द मुस्लिम्स। सही। कायद आज़म अपनी तकरीर में कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए एक तजर्बा गाह चाहते हैं जहाँ पे आप अपने दीन की प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पे आप अपने रहन सहन में आज़ाद हों। जैसे सर मुजीब साहब ने अभी बात की, और डॉक्टर साहब वेल सेड कि अभी आज के इंडिया में क्या कोई मुसलमान छोड़ें, कोई क्रिश्चियन, कोई ज़ोरास्ट्रियन, कोई सिख अपने मज़हब की बड़ी अच्छे तरीके से ओपनली प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता। इंडिया में अक़लियतों का वजूद है ही नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग पाए जाते हैं, वहाँ तो जो लोअर कास्ट हिंदू हैं वो भी इवन खुल के जिंदगी नहीं गुजारते। बिल्कुल यही बात है कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन करके देखें तो हमारे उनके यहाँ भी कल्चर में डाइवर्सिटी है, बट हमारी डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बलूची हैं, कश्मीरी हैं, गिलगित से हैं, जहाँ से भी हैं, कोई भी रंग है, नस्ल है, बट हम मुसलमान हैं। और अगर देखें तो बानिया पाकिस्तान ने भी आपको यही कहा कि आप लोग सिंधी, पंजाबी, पठान, बलूची नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और सबसे बढ़ के आप मुसलमान हैं। और आज के दौर में ये डाइवर्सिटी बहुत कॉमन है। सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। सही, यकीनन ऐसे ही है। डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तारीख के झरोकों से थोड़ी सी यादें ताज़ा करने की बात करते हैं, ये जो जनरेशन गैप दुनिया जिसका तस्करा करती है, ये जनरेशन जी है, ये जनरेशन अल्फ़ा है, अब तो बीटा तक का जिक्र आ गया है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है जो आज भी 1400 साल पहले की तालीमात पर फोकस करती है, जिनको लेकर हम चल रहे हैं, वहीं हमें नज़र आता है 14 अगस्त 1947 का दौर, वहाँ भी वही तालीमात दोहराई गई। आज भी हम अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, बानियाने पाकिस्तान को याद करें। सर मुझे तो कोई जनरेशन गैप नहीं नज़र आता। देखिए, मेरे ख्याल में जनरेशन गैप होता है, इस और कोई ये बुरी चीज़ नहीं है। सही। मैं जिस इन्वायरमेंट में पढ़ा, ग्रूम हुआ, आज वहाँ पे टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें उससे कहीं आगे आ चुकी हैं। सही। मुझे वो चीज़ें लर्न करने में दिक्कत फील होती है। आज का बच्चा जो है वो उन्हीं के अंदर रह रहा है, उसी में ग्रूम होता है। और उस हमारे पास इंफॉर्मेशन जो थी वो लाइब्रेरी और अखबार के अंदर थी, और उस वक्त की हमारी जनरेशन एग्री करती थी कि हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। सही। आज के बच्चों के पास हमसे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। सही। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के लिए उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है कि ताकि वो उसको सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि हमारे वक्त में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो एडिटोरियल प्रोसेस से गुजर के आती थी। उसमें राइट एंड रॉन्ग, गलत सच सब होता, क्लियर होता था, फिल्टर से ज़्यादा मेरे ख्याल में क्लैरिटी के साथ होता था कि ये फेक न्यूज़ है, ये करेक्ट न्यूज़ है। अब जो है सोशल मीडिया पे हम में से कोई भी जो है वो जा सकता है। पहले जहाँ सिर्फ करोड़ोंपति या बड़े लोग जा सकते थे, आज एक आम बच्चा जो है वो मोबाइल पकड़ता है और उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको डिस्कवर करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल में जिसको हम ओल्डर जनरेशन कह रहे हैं, जिसमें मैं बिल्कुल काफ़ी अरसे से हूँ, उसमें उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है बच्चों को गाइड करने की कि वो कैसे परखें कि सच क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। तो मेरे ख्याल में एक तो जनरेशन गैप बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि यही लर्निंग प्रोसेस है। आगे चलते हुए नई जनरेशन जो है पुरानी जनरेशन से बेहतर परफॉर्म करती है। दूसरा जो है जनरेशन गैप का मुराद ये नहीं है कि उनके दरमियान कोई क्लैश है। जो आप फरमा रही हैं वो एक्चुअली उस क्लैश की तरफ इंडिकेशन है, जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में हमें नज़र आता है। आप देखें कि हम में से अभी भी 70% बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पेरेंट्स के लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में वापस आते हैं पढ़ के भी, और पाकिस्तान के में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझते हैं। तो मेरे ख्याल में हम कंटिन्यूटी
और चेंज दोनों के साथ रह रहे हैं। सही। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सोसाइटी में अभी इतनी कुव्वत है कि वो इन दोनों के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। सही। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, अब आपको मोटरसाइकिल चलाती हुई नजर आती हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुई है, ये कि बच्चियां अब मोटरसाइकिल चला सकती हैं, मेरे ख्याल में ये चेंज की वजह से पॉसिबल हुई है। लेकिन वो बच्चियां जो हैं वो उसी तरह से बच्चियां हैं, उनसे आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते जो कि किसी और जगह पे होता है। तो उसमें वो कंटिन्यूटी का एलिमेंट भी है। तो मेरे ख्याल में जब हम जनरेशनल गैप की बात करते हैं तो बिल्कुल गैप है, और ये गैप जो है ये मुस्बत चीज़ है, क्योंकि इसी से मेरे ख्याल में आगे की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन उसके साथ कंटिन्यूटी भी बिल्कुल। जनरेशन गैप अपनी जगह, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शहजाद कैसर साहब, सर इसी बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी और इसको रिलेट करेंगे हम आज के नौजवान की सोच के साथ। जब हम यूथ की बात करते हैं, नौजवान नस्ल की बात करते हैं, मोर देन 60% हमारी यूथ है जो कि 35 ईयर से पहले फॉल कर रही है। सर उनकी उम्मीदें, उनकी उमंगें, यकीनन आप उससे ज़्यादा, मेरे से बहुत ज़्यादा आप उनके साथ इंटरेक्शन में भी रहते हैं और आप समझते भी हैं कि यूथ चाहती क्या है। ये जो मायूसी का एलिमेंट है ये हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनप रहा है। कुछ अरसे के लिए आता है लेकिन इतना फोकस्ड हो जाते हैं वो इसके अंदर रह के कि फिर एक बात और एक सोच जो कि नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, हमें बाहर जाना है। ये बाहर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? हमने तो बाहर से छीन के अपना वतन लिया, हम क्यों बाहर जाएं? इसमें अगर आप देखें तो ये जो स्टार्ट हुआ सारा कुछ प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन या माइग्रेशन, तो थोड़ा सा तारीखी तौर पे हमें पीछे जाना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिकाज़ को उन्होंने बनाया। आज का अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, अगर देखें तो ये सारे के सारे इमिग्रेंट्स हैं या स्लेव्स हैं। बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को चलाने के लिए वहाँ पे लेबर कॉलोनीज़ बनाई। शुगर कैन, टोबैको, टी, ये मेजर जो इंपोर्ट्स हैं वहाँ की, वो उनको वहाँ से इंपोर्ट किया और अगली मार्केट्स में बेचा। अब वहाँ पे बाद में डीकोलोनाइजेशन हुई, नई स्टेट्स बनना शुरू हुई। कॉलोनियल पावर्स ने इतना पैसा कमा लिया पिछले 300 सालों में कि वो लोग डेवलप हो गए, क्योंकि जब पैसा था तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया। ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी, और ये सारा कुछ होता है रिसोर्सेज के साथ। बिल्कुल होता है। जो पेरेंट कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो जहाँ पे उनको लगाएगा वो आगे आ जाएंगे। उन्होंने तालीम पे खर्च किया, उन्होंने तकनीक पे खर्च किया, इन्वेंशंस पे खर्च किया, सिस्टम को बेहतर बनाया। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका आज से 225-30 साल पहले जाके शुरू हुआ था, तो क्या उसके पहले 100 साल कैसे थे? जितनी भी डीकोलोनाइज्ड पावर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया जो कि एबोरिजिनल्स थे और बाद में वहाँ पे पहले प्रिजनर्स को भेजा जाता था, और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो उनका अर्ली फेज़ है ऑस्ट्रेलिया का, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन फोर्स्ड लेबर फ्रॉम द प्रिजनर्स। अब उन्होंने खुद को डेवलप किया एक अरसे के साथ। इनकी जो डोमिनियन स्टेटस है वो आज से 150 साल पहले से शुरू हुआ है। उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने खुद को डेवलप किया, लेकिन उनका एक बड़ा प्रॉब्लम सेम रहा, और वो ये रहा कि हाउ टू मीट योर लेबर मार्केट नीड्स। अब जो तीसरी दुनिया के हमारे जैसे मुल्क हैं जो कि आज़ाद हुए अभी, जिन्हें 78 ईयर्स हुए हैं, और ये एक तारीख की नज़र में ये कोई अरसा नहीं है। हम लोग इसको 100 साल 70 साल कुछ भी नहीं मानते। ये तो अगर पुराने वक्तों में देखें तो कई बादशाह ऐसे हैं जो कि 50-55 साल तक हुकूमत करके गए हैं, एक बंदा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो तारीख की नज़र में ये कोई बड़ा टाइम पीरियड नहीं था। उन्होंने इनको एक नया लालच देना शुरू कर दिया कि आए हमारे पास सेटल हों। और वो सेटलमेंट क्या है कि हमारे लिए एक रोशन फ्यूचर लगता है उस लग्जरी में जाके रहना। क्या वो लग्जरी है? हमारी जो फैमिलीज मूव करती हैं, क्या वो मूव करके वहाँ पे खुश हैं? क्या उन पैसों के साथ आप वो लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं जो उन्हीं पैसों, उसी लेवल पे काम करके आप पाकिस्तान में गुजारते हैं? बिल्कुल। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, वहाँ पे बेसिक नीड जो है वो है $3000 नॉर्मली बहुत सारे मुल्कों में। सही। $3000 वहाँ पे लेबर कमाती है,
और उसमें वो जिस तरह से रहते हैं वो रहना नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन सफर करना है। सफ़र करना। अगर आप वहाँ की मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में रहना चाहते हैं, हाउ मच यू नीड? 10 से 20,000 डॉलर पर मंथ, ठीक, दैट यू कैंट अर्न। आप अर्न नहीं करते, आपकी अगली नस्लों में शायद को कर ले। ठीक, अब यहाँ वाले हमें नज़र आता है कि वहाँ शायद कोई ऐसा बाग लगा हुआ है कि जाके हम काम करेंगे और ये हो जाएगा। सो एक तो बड़ा मसला जो है वो ख्वाब है जो कि मीडिया पे देखा जाता है सही, कि वहाँ पे जाके अगर किसी ने लेट्स सपोज कि एक बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी देख ली है तो क्या वो स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद सकता है? लेट्स रिकैलकुलेट, अगर एक बंदा 3 साल काम करे तो एक एवरेज कार नहीं ले सकता। 3 साल की पूरी तनख्वाह इकट्ठी करे, उसमें से कुछ खर्च ना करे। एक लेबर की बात कर रहा हूँ। और मोस्टली हमारे लोग जो हैं हम स्किल्ड लेबर मार्केट को भी मीट नहीं करते। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को देखें तो मोर देन 50% जो है वो सिर्फ लेबर मार्केट के लिए जाते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती वो वाली उतनी। अगर जाते भी हैं तो वो लोअर कैडर में होते हैं, हायर में नहीं जाते। सो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। जी जी। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है जो हमारी जनरेशन को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं पड़ा? उसकी एक वजह हमारा निज़ाम तालीम है, क्योंकि हमने बच्चों को पहले दिन से ये बता दिया, बल्कि शायद ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें बताया कि पढ़ लिख के आप नौकरी करेंगे। सही। सो अब हमारे यहाँ अगर आप डिग्रीज में एनरोलमेंट की बात भी देखें तो बच्चे जो हैं उस डिग्री में एनरोल होना पसंद करते हैं जिसके बाद आपको नौकरी मिल जाए। सही। उसे हम स्कोप बोलते हैं उस नौकरी को। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तालीम को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इस्तेमाल करता नहीं है। बहुत कम जगहों पे बहुत कम मिसालें हैं जो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए तालीम लेने के लिए आते हैं। बाकी सब आते हैं कमाने के लिए। सही। अब कमाने के लिए उन्हें लगता है कि यहाँ पे अब जॉब सेक्टर हमारा ऑब्वियसली हम इतने लोगों को जॉब सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते। बिल्कुल। और प्राइवेट एंटरप्राइज हमारे यहाँ कम पाए जाते हैं। सेल्फ इनिशिएटिव हमारे यहाँ है नहीं है। सही। उन्हें लगता है कि हमें यहाँ से निकल के वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे कुछ मिसाइल हैं जो कि टेम्परेरी हैं। सही। गवर्नेंस के इश्यूज पाकिस्तान नहीं, डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी सब जगह बिल्कुल। आप जाके देखें अभी अमेरिका में राइट नोगरा प्रिजनर्स की तादाद देखें तो वो कम्युलेटिव शायद मिलियंस में बनती है जो कि जेल में बैठे हैं। उनका निज़ाम भी उनको जुर्म करने से रोक नहीं सका। जुर्म वहाँ पे भी है, ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये निज़ाम अच्छाई और बुराई के लिए बनाया है। यकीनन इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अब वो हम उस चीज़ों को समझा नहीं पाए शायद नई नस्ल को कि यहाँ रह के आप थोड़ा सा मेहनत करें। हम सब ने अपना करियर ऐसे स्टार्ट किया है। ऐसे ही है। डॉक्टर मुजीब मेरे उस्तादों में भी हैं। 20-22 साल पहले हमने भी यूं ही निकले मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव किया। वक्त के साथ हर चीज़ मिलती है। वहाँ जाके अगर बाहर भी जाके देखें तो आपको टाइम लगता है। टाइम हर जगह पे है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नस्ल में कंसिस्टेंसी की कमी है, सेल्फ इनिशिएटिव की कमी है, और हम डरते हैं खुद से काम करने से। अगर यही थोड़ा सा एक मेंटोरिंग की ज़रूरत है, इनमें कोई खामी नहीं है जिसे हम कहते हैं ना, जैसे जनरेशन गैप की बात सर ने की। नई नस्ल फास्ट सोचती है, वो फास्ट पेस के लोग हैं, उन्हें नई चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है। तो जल्दी जल्दी में अगर उनकी प्रॉपर मेंटोरिंग की जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, थोड़ा सा उनको समझाया जाए और थोड़ा सा गवर्नेंस के कुछ इश्यूज को बेहतर किया जाए तो यकीनन बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, सर आपकी जानिब आएंगे। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कुछ एम्पावरमेंट की बात हुई, कुछ यूथ के मसाइल की बात हुई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, हमारे कुछ रिसोर्सेज के हवाले से भी हमने बात की। लेकिन जब हम सिफारती और दिफाई सतह पर देखते हैं तो यकीनन हमने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी, बिलखुसूस 10 मई 2025 के बाद। अब हम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में जिस तरह से शामिल हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी, एक सवाल जो हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है, क्या इससे हमारी मौशी सूरत हाल भी बेहतर होने के चांसेस हैं? देखिए, मेरे ख्याल में दिफा जो है तमाम दुनिया में ये उन फील्ड्स में से गिना जाता है जिसका रिटर्न आपको नज़र नहीं आता। ये इसको कई दफ़ा वो डेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक। लेकिन ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसके बगैर जो है आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लरिश नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए लोग आएंगे वो नहीं आएंगे। आपके अपने लोग सिक्योरिटी फील नहीं करेंगे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त था जब यूरोपियन यूनियन बनी
तो यूरोपियन यूनियन को उन्होंने मार्शल प्लान दिया था, बिल्कुल। और मार्शल प्लान जो है वो पिक नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर नेटो बनाया गया। बिल्कुल। जिस वक्त नेटो बना उसके बाद मार्शल प्लान ने पिक करना शुरू कर दिया। तो इनडायरेक्ट फायदे तो होंगे, सही। आपके अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आपके लिए कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि एक वक्त में $75 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट होने जा रहा था जी, अब नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि उसमें से कुछ पाकिस्तान की तरफ आएगा। हम उसको कितना वेल रिसीव करते हैं। प्रोफेसर साहब ने जैसे कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, चकाचौंध के इश्यूज भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें सीरियसली देखना चाहिए कि हम अपने निज़ाम को कितना बेहतर बना सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ रही हैं हम इनको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए हमने अपने एक इदारे को डेवलप किया है और उसने रिटर्न दिया है। दुनिया में सबसे जो डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इज्जत है वो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर है, आपके पास डिफेंस है, ठीक है ना? तो हम बाकी फील्ड्स में क्यों बेहतर नहीं हो सकते? तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी तरफ बेहतर स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क और रिसोर्सेज डायरेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें और इसके जो फ़वाइद हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के वो अपने लोगों तक पहुंचा। यकीनन ऐसे ही है। दिफा में मजबूती की बात हो रही है। एक सवाल मैं ज़रूर आपसे और करना चाहूँगी, इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान देख रहा है, अंदरूनी लिहाज से तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे हम निबरद आज़मा हो भी रहे हैं, लेकिन जब बैरूनी चैलेंजेस की हम बात करते हैं, जो दुश्मन हमारा भारत और अफ़गानिस्तान भी किसी हद तक अब हमारे दुश्मनों में ही शामिल होता है, इनसे बचने के लिए, इनकी स्ट्रैटेजी से बचने के लिए और बिलखुसूस इनकी प्रॉक्सी से बचने के लिए हम किस हद तक ऑफेंसिव हो सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी है ना ये कोई एंड गेम नहीं है, ये परपेचुअल गेम है। सही। आप मुसलसल इसके लिए कोशिश करते रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका दुश्मन भी हर वक्त यही कोशिश करता रहता है। इंडिया की तरफ से बिल्कुल रिकमेंड की, बार बार बात हो रही है ऑपरेशन संदूर की 2 की, हमें बिल्कुल उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अफगानिस्तान बड़ी तेज़ी से, एक तो वो स्पॉन्सर कर रहा है हमारे अंदर टेररिज्म। हमारी ख्वाहिश यही थी कि जैसे ही तालिबान आए वो हमारे साथ मिल के बैठेंगे और हम इस टेररिज्म को सेटल करेंगे और अफगानिस्तान रिबिल्ड करेगा अपनी स्टेट को भी और सोसाइटी को भी। तो बजाय रिबिल्ड करने के उसने अपने आप को मज़ीद ख़राब करना शुरू किया और अब वो दोबारा अनार्की की तरफ डिसेंट कर रहा है। तो हमें अफगानिस्तान की दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी, उसकी बढ़ती हुई इंटरनल जो अनार्की है उसको हमने कैसे फेस करना है और उसकी तरफ से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है उसको हमने कैसे फेस करना है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक टाइम लगेगा जब ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। सही। ये जो हम एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं इनके फ़वाइद भी हैं और ये साथ जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल। हमने इन जिम्मेदारियों को डिलीवर करना है, हमें बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करना है गज़ा के लोगों के लिए। हमें इस डिफेंस पैक्ट के अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी एक्सपर्टीज़ हैं उनको डिलीवर करना है और जो क्राइसिस वहाँ पे है उसको सेटल करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके भी देखना है कि कितनी वो सक्सेसफुल हो सकती है। एक दफ़ा तो देखिए ना हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करवाया, उसके बाद दोबारा वहाँ पे जंग शुरू हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इनिशिएटिव में नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट या साउथ वेस्ट एशिया जिसको हम कहें, ये हमारे लिए मेरे ख्याल में तकवीयत का बायस है, हमेशा रहेगा और इसकी तकवीयत से हम इंडिया को बैलेंस कर सकते हैं कि इंडिया जो समझ रहा था कि शायद हमें वो आइसोलेट कर दे, आज खुद आइसोलेट है। जो ये कह रहा था कि वो इंडिया साउथ एशिया के अंदर एक हेजमोनिक पावर होगा, इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक के अंदर वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मेरे ख्याल में उसकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो उसको हमारी जो है
रहनुमाई की ज़रूरत है। यकीनन। तो हमें उम्मीद है कि आगे जाते हुए इंडियंस जो हैं वो अपने रवैये को बेहतर बनाएंगे। सही। वर्ल्ड बैंक की बड़ी एक सिंपल सी रिपोर्ट है कि अगर हम आपस में ट्रेड करना शुरू करें तो 40 बिलियन की हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। बिल्कुल है। और इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो हमारे रास्ते से सेंट्रल एशिया जा सकता है, साउथ वेस्ट एशिया जा सकता है, यूरोप जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको हमसे तलक़ात बेहतर करने होंगे। कश्मीर के अंदर उसको जो है पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे। ये बहुत बड़ी बात। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट हुई है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें जिम्मेदारियां भी हैं, और मेरे ख्याल में इसमें जो जेलस फैक्टर्स हैं उनके ऊपर नजर वो भी रखने की एग्जिस्ट ज़रूरत करती है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर शहजाद कैसर साहब, कुछ अंदरूनी चैलेंजेस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। सर, हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की कमी हमें नज़र आती है। अगर हम बैरूनी चैलेंजेस को और बैरूनी प्रोपेगेंडास को देख रहे हैं तो अंदरूनी सतह पे भी हम देखते हैं कि मिसगाइडेडनेस भी है। हमारे यहाँ कुछ प्रोपेगेंडास भी ऐसे हो रहे हैं जिन्हें फेक प्रोपेगेंडास कह सकते हैं हम, कि जो हमारे बच्चों को किसी और जानिब ले जाने की कोशिश करें। बिलखुसूस मेरा इशारा होगा सोशल मीडिया की जानिब। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बच्चों को समझाना, उनकी तरबियत में ये चीज़ें इनकलकेट करना कि वो सही और गलत की पहचान खुद करना सीखें। क्या हमारे तालीमी इदारे बच्चों के अंदर ये अप्रोच डेवलप कर रहे हैं? इसमें तालीमी इदारों से ज़्यादा पहले फैमिली की बात होती है। बिल्कुल होती है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, तो सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है। यकीनन। हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो बच्चा घर से सीख के आता है, उसकी कोई ग्रामर नहीं पढ़ता। सही। अपने आदात व अतवार बच्चा घर से सीख के आता है। बिल्कुल ऐसे है। तो सबसे पहले एक ज़िम्मेदार जो वालिदैन है, जो पेरेंटिंग है, ये एक पूरा फुल फ्लैज एक ज़िम्मेदारी है यकीनन ऐसे कि बच्चा आपने अगर पैदा किया तो आपने उसको कैसे उसको बड़ा करना है। अब बड़ा करने के प्रोसेस में हमारी फैमिलीज़ में अब वो कुछ रवायात ने दम तोड़ा। सही। वो रवायात एक नस्ल ने देखी, दूसरी नस्ल में आके ख़त्म होती गई कि अब पेरेंटिंग जो है उसमें अपना टाइम आप अपने बच्चे को कितना देते हैं। बिल्कुल। मेरे ख़्याल में पहले एक ज़माना था, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा अपने वालिद साहब जो हैं, अपने बाप का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे बिठा बिठा के मेरी लैंग्वेज सीधी करवाई। ज़बरदस्त। पास रोज़ाना ये टास्क दिया जाता था रात को, ये मुझे तुमने लिख के दिखाना है, ये तुमने मुझे सुनाना है पढ़ के, सही, ताकि तलफ़्फ़ुज़ आपका ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या आज पेरेंट्स जो हैं वो टाइम देते हैं बच्चों को उतना? ये बहुत बड़ा सवाल। अभी बच्चा अगर तंग कर रहा है तो वालिदैन जो है उसको एक मोबाइल पकड़ा दें। हमारे यहाँ रेगुलर यूज़ में ये नहीं कहता कि वो यूज़ गलत है। सही। बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, लेकिन क्या उसको वो लिमिट के साथ दे रहे हैं घर में? आप नहीं दे रहे। सही। वो लिमिट घर से पहले डिफाइन होती है। अब आपके पास सैटेलाइट चैनल्स हैं बिल्कुल जिनकी भरमार है, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक के ऊपर रील्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। इन सारे मीडियम्स में किसी जगह पे रोक टोक वालिदैन नहीं लगाते। इन सब में है बच्चों का चाइल्ड मोड जो है, है वो यूट्यूब का भी आता है, लेकिन खुद माँ बाप को भी नहीं पता होता कि जो बच्चे को हम हैंड ओवर कर रहे हैं ये क्या है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी कोशिश कर ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आई विश कि आप दोनों से हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सर, आपसे गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान के दिन के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें। यौम आज़ादी के हवाले से बस इतना पैगाम है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से लिया है और वो आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं। उनमें से कोई ज़िंदा हो तो उससे पूछ के देखें कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे। वतन की कदर करें, अदरवाइज़ साथ में आपके पास अफ़गानिस्तान भी है, इराक़ भी है, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना अरूज देख के अरूज खोया है। बिल्कुल। और मुल्क जो है वो इतनी आसानी से बनते नहीं हैं, इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। सही। तो वतन जैसा भी हो, वतन वतन होता है, उसके लिए आप अपने तौर पे काम करें, यकीनन मुल्क ठीक हो जाएगा। यकीनन ऐसे ही है। डॉक्टर मुजीब अफजल साहब। मैं मेरे ख्याल में प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान जो है ये एक नेमत है। यकीनन। दुनिया में जिस जगह भी आप होंगे ये आपका घर है, आपने यहीं पे आना है। यकीनन। घर अच्छा हो बुरा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। घर घर होता है। यकीनन। एक तो मेरे ख्याल में हमें सेलिब्रेट करना हमारा राइट है, यकीनन, और हमारे बच्चों का भी राइट है। हम सबको मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए, इसकी आज़ादी को और इसकी खुशियों को आगे लेके चलना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए
कि घर के साथ जिम्मेदारियां हैं यकीनन, और वो बच्चों को, आगे की नस्ल को उन जिम्मेदारियों को पूरा करना हो। यकीनन ऐसे ही है। डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, डॉक्टर शहजाद कैसर साहब, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन और सामीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहेंगे कि आज़ादी का जश्न मनाना हम सब का हक है, लेकिन इस वतन की इज्जत करना, इसके वक़ार को और इसकी तरक्की को बुलंद करना, ये भी हम सब का फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूर कोशिश करें। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, इसके प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे गुलाम मुश्तबा मेमन। आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।